नदीम की मौत किसी दुश्मन ने नहीं, उसकी मां ने करवाई थी। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों? बात 5 जून की है। उन्नाव जिले के अजगैन थाना क्षेत्र में दरबारी खेड़ा गांव के पास हाईवे के किनारे एक वीरान जगह पर एक पुराना मंदिर बना हुआ है। मंदिर के ठीक बगल में एक पुराना कुआं है जो सालों से सूखा पड़ा था और जिस पर आमतौर पर किसी की नजर नहीं जाती थी। 5 जून 2024 की सुबह जब दरबारी खेड़ा और आसपास के गांवों के लोग रोज की तरह घरों से बाहर निकले, अचानक किसी की नजर उस सूखे कुएं पर पड़ गई। कुआं तो सूखा था, लेकिन उसके अंदर जो नजारा था उसने देखने वाले की रूह तक हिला दी। कुएं के भीतर एक युवक का शव पड़ा हुआ था और गला इतनी बेरहमी से कटा हुआ था जैसे किसी ने जानवर की तरह काट दिया हो। यह मंजर देखते ही वह व्यक्ति जोर से चीख पड़ा और घबराकर वहां से भाग गया। कुछ ही पलों में यह खबर आसपास के लोगों तक पहुंच गई। जो जहां था वहीं से मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। हर किसी के जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर यह युवक कौन है, कहाँ का रहने वाला है। जैसे ही यह बात फैली कि मंदिर वाले कुएं में एक लाश पड़ी है, पूरा इलाका सन्न रह गया और किसने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। कुछ ही देर में वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालात बिगड़ते देख किसी ने तुरंत अजगैन थाना पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही अजगैन थाने के इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को देकर और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने कुएं के आसपास खड़ी भीड़ को हटवाया और फिर खुद कुएं में झांक कर देखा। कुएं में सचमुच एक युवक का शव पड़ा हुआ था। तुरंत इंतजाम कर शव को कुएं से बाहर निकलवाया। जैसे ही शव बाहर आया, वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। युवक का गला कटा हुआ था और पूरा शरीर खून से तरबतर था। शव के पास ही एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने अंदाजा लगाया कि यह बाइक या तो मृतक की हो सकती है या फिर हत्यारे की। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़ा कोई भी व्यक्ति उस युवक को पहचान नहीं सका। इसके बाद बाइक का नंबर नोट कर ARTO से जानकारी ली, जिससे बाइक के मालिक का पता चल गया। शव की शिनाख्त होने के लिए पुलिस ने बाइक मालिक के घर वालों को सूचना भिजवाई। इसी बीच उन्नाव के एडिशनल SP प्रेमचंद्र और क्षेत्राधिकारी हसनगंज संतोष कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य इकट्ठा करने लगी। पुलिस इलाके को बारीकी से खंगालने लगी। तभी वहां एक महिला और एक पुरुष कुछ अन्य लोगों के साथ पहुंच गए। महिला को देखते ही लोगों की नजर उसी पर टिक गई। वो जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। पुलिस ने जब उसका परिचय पूछा तो उसने खुद को मृतक की मां बताया। उसका नाम आरफा बेगम था। उसके साथ उसका भाई ताहिर भी था, जो मृतक का मामा था। SHO अवनीश कुमार सिंह ने जब आसपास के लोगों से और जानकारी जुटाई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कुछ ही दिन पहले आरफा बेगम के पति की मौत हो चुकी थी और अब उनका इकलौता बेटा मोहम्मद नदीम भी इस दुनिया में नहीं रहा। रोते रोते आरफा बेगम ने बताया कि नदीम कल दोपहर करीब 2 बजे दुकान जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन रात 10 बजे तक वापस नहीं लौटा। जब फोन किया तो मोबाइल बंद आ रहा था और आज सुबह उसके बेटे का शव इस कुएं में मिला। पुलिस जांच में पता चला कि मोहम्मद नदीम कानपुर के अनवरगंज इलाके में अपनी रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाता था। वो स्वभाव से बेहद सीधा साधा युवक था, न किसी से झगड़ा न किसी से दुश्मनी। पिता की मौत के बाद घर और दुकान दोनों की जिम्मेदारी वही संभाल रहा था। न उसका किसी से लेन देन का कोई विवाद था और न ही किसी तरह की पुरानी रंजिश। घटनास्थल की सारी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने मोहम्मद नदीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए उन्नाव जिला अस्पताल भेज दिया। इसके बाद थाने लौटकर मृतक के मामा ताहिर की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एडिशनल SP प्रेमचंद के निर्देश पर SHO अवनीश कुमार सिंह ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की गहन जांच शुरू कर दी। SHO अवनीश कुमार सिंह ने केस की जांच की शुरुआत सबसे पहले उसी कुएं से की जहां से मोहम्मद नदीम का शव बरामद हुआ था। वे एक बार फिर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया। कुएं के आसपास, मंदिर के पास, हाईवे किनारे हर इंच जमीन को खंगाल दिया, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो सीधे तौर पर हत्यारों तो पहुंचा सके। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गहराई से रीड किया। रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी, लेकिन हत्यारों की पहचान का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। अवनीश कुमार सिंह ने मृतक के मामा ताहिर और मां आरफा बेगम को थाने बुलाकर अलग अलग बैठाकर पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। क्योंकि नदीम का शव
उन्नाव के दरबारी खेड़ा के पास मिला था, इसलिए आसपास के गांव में रहने वाले आपराधिक किस्म के कई लोगों को हिरासत में लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन न तो उन लोगों से कोई पुख्ता जानकारी मिली और न ही मुखबिर कोई ठोस सुराग जुटा पाए। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, और देखते ही देखते करीब 1 महीना बीत गया, लेकिन नदीम के हत्यारों तक पुलिस अभी भी नहीं पहुंच पाई थी। दूसरी ओर अधिकारियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। माँ आरफा बेगम और मामा ताहिर भी बार बार थाने आते, सवाल करते और जवाब मांगते थे। ये सब पूरी तरह से एक ब्लाइंड मर्डर बन चुका था। एक दिन एसएचओ अवनीश कुमार सिंह अपने कुछ सहयोगियों के साथ अपने कार्यालय में बैठे थे और नदीम की हत्या को लेकर मंथन कर रहे थे। तभी उनके कक्ष में एक महिला दाखिल हुई। उसकी पोशाक को देखकर साफ लग रहा था कि वो मुस्लिम समुदाय से है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोगों की नजरों से बचते बचाते थाने पहुंची हो। अवनीश कुमार सिंह ने अपने सहयोगियों को बाहर जाने का इशारा किया। कमरा खाली होते ही उन्होंने महिला से बड़ी नरमी से कहा, बहन जी, पहले बताइए आप कौन हैं, फिर अपनी परेशानी बताइए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। उन्होंने सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा किया और महिला धीरे से बैठ गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, सर, मेरा नाम जीनत फातिमा है। मैं महरूम मोहम्मद नदीम की पत्नी हूँ। यह सुनते ही अवनीश कुमार सतर्क हो गए। जीनत ने आगे कहा, सर, मुझे शक है कि मेरे पति नदीम की हत्या उसकी माँ यानी मेरी सास ने कराई है। यह सुनकर अवनीश कुमार सिंह चौंक गए। उन्होंने तुरंत पूछा, तुम्हें अपनी सास पर शक क्यों है? वो उसकी माँ है। कोई माँ अपने बेटे की हत्या करवा सकती है क्या? जीनत ने कहा, सर, शक की वजह है। अवनीश कुमार सिंह बोले, बताओ क्या वजह है? जीनत ने धीरे से सारी बात खोलनी शुरू कर दी। सर, कुछ दिन पहले मेरे ससुर मोहम्मद नईम का निधन हो गया था। उसके बाद मेरी सास का अजमेर के रहने वाले एक रिश्तेदार से अवैध संबंध हो गया। इस बात की जानकारी मेरे पति नदीम को नहीं थी। मेरी सास चाहती थी कि ससुर की पूरी प्रॉपर्टी बेच दी जाए और वो अपने उस रिश्तेदार के साथ अजमेर जाकर बस जाएं, लेकिन मेरे पति नदीम इसके लिए तैयार नहीं थे। वो अपनी दुकान, अपना शहर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। इसी बात को लेकर आए दिन माँ बेटे में झगड़ा होता था। घर का माहौल इतना खराब हो गया था कि मेरी सास कई बार ऐसी ऐसी बातें बोलती थी जिससे मुझे शक होने लगा था कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर कुछ गलत कर सकती हैं। जीनत की बातें सुनकर एसएचओ अवनीश कुमार सिंह गहरी सोच में पड़ गए। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वाकई कोई माँ देह सुख और लालच के लिए अपनी ही बेटी की हत्या करवा सकती है? इसके बाद अवनीश कुमार सिंह सीधे एडिशनल एसपी प्रेमचंद से मिले और पूरी जानकारी उन्हें बताई। एडिशनल एसपी प्रेमचंद ने इस शक को गंभीरता से लेते हुए ब्लाइंड मर्डर केस को खोलने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस केस के जल्द खुलासे के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया। इस टीम में शामिल किए गए अवनीश कुमार सिंह, क्राइम ब्रांच, राम नारायण, हेड कांस्टेबल राधेश्याम, कांस्टेबल पवन, अर्पित, सूरजपाल, अरुण कुमार, महिला कांस्टेबल विमला। इस पूरी टीम की कमान हसनगंज के क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह को सौंपी गई और यहीं से इस अंधे कत्ल की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। शक के आधार पर पुलिस टीम ने सबसे पहले आरफा बेगम और मृतक मोहम्मद नदीम दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई। रिकॉर्ड हाथ में आते ही पुलिस ने हर कॉल, हर नंबर को बारीकी से खंगालना शुरू कर दिया। आरफा बेगम के फोन की जांच में कोई खास बात सामने नहीं आई। घटना वाले दिन भी उसने किसी से कोई संदिग्ध बातचीत नहीं की थी। रात करीब 10 बजे उसने नदीम को फोन किया था। यह बात वो पहले ही पुलिस को बता चुकी थी। उसके फोन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जिससे पुलिस को शक होता। लेकिन कहानी यहाँ आकर नहीं रुकी। जब पुलिस ने नदीम के फोन की कॉल डिटेल देखी तो एक नंबर पर उनकी नजर ठहर गई। एक ऐसा नंबर जिससे नदीम ने 4 जून 2024 को बात की थी। यह कॉल छोटी नहीं थी और यही बात पुलिस को खटक गई। टीम ने तुरंत उस नंबर का पता निकलवाया। जांच में सामने आया कि यह नंबर था सलीम पुत्र सिद्दीकी का, निवासी गली नंबर 15, नवल नगर मोहल्ला लौंगिया, थाना किशनगंज, जिला अजमेर, राजस्थान। अब मोहम्मद सलीम पुलिस के रडार पे आ चुका था। बिना देर किए पुलिस की एक टीम अजमेर के लिए रवाना हो गई। अजमेर पहुंचकर लौंगिया बस्ती में सलीम के घर पर दबिश दी गई, लेकिन किस्मत ने उस वक्त पुलिस का साथ नहीं दिया। सलीम घर पर मौजूद नहीं था। पूछताछ में पता चला कि वह किसी काम से उत्तर प्रदेश गया हुआ है। पुलिस मायूस होकर लौट आई, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर बैठी नहीं रही। सलीम को पकड़ने के लिए मुखबिरों को उसके पीछे लगा दिया।
बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों की निगरानी बढ़ा दी गई। पुलिस खुद भी लगातार उसकी टोह लेती रही। फिर आया 19 जुलाई 2024। उस दिन एसएचओ अवनीश कुमार सिंह को मुखबिरों से एक बेहद अहम सूचना मिली। सलीम इस वक्त उन्नाव रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। यह सूचना किसी सोने से कम नहीं थी। बिना एक पल गंवाए अवनीश कुमार सिंह पुलिस टीम को लेकर सीधे उन्नाव रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मुखबिरों की निशानदेही पर रेलवे स्टेशन के बाहर एक युवक खड़ा मिला। वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने घेरेबंदी की और उसी वक्त सलीम को गिरफ्तार कर लिया। सलीम को तुरंत अजगैन थाने लाया गया। शुरुआत में पूछताछ के दौरान वो साफ मुकरता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और सबूतों के साथ उसे घेरा तो सलीम टूट गया और फिर उसने मोहम्मद नदीम की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के सामने उसने कबूल किया कि कानपुर के कपड़ा कारोबारी मोहम्मद नदीम की हत्या उसी ने की थी। सलीम ने बताया कि पैसों के लालच में उसने नदीम को चाकू से गोद गोद कर मार डाला और फिर उसकी लाश को उन्नाव के दरबारी खेड़ा के पास मंदिर वाले कुएं में फेंक दिया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। सलीम ने पुलिस को जो बताया उसे सुनकर खुद पुलिस वाले भी सन्न रह गए। सलीम ने खुलासा किया कि मोहम्मद नदीम की हत्या कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी और सुनियोजित साजिश थी। इस साजिश के पीछे नदीम की अपनी मां आरफा बेगम और उसका प्रेमी हासम अली था। हासम अली निवासी कोटरा पसंद नगर, थाना किशनगंज, जिला अजमेर, राजस्थान का रहने वाला था। इन्हीं दोनों ने मिलकर सलीम को 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी। सलीम ने बताया कि 15 लाख रुपए उसने पहले ही दे दिए थे, जबकि बाकी 10 लाख रुपए काम पूरा होने के बाद देने की बात तय हुई थी। वही बाकी पैसे लेने के लिए सलीम दोबारा उत्तर प्रदेश आया था और यहीं पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ के दौरान सलीम ने पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किया गया आला कत्ल चाकू भी बरामद कराया। उसने बताया कि कत्ल के बाद उसने चाकू को एक पन्नी में लपेटकर मांस फैक्ट्री तिराहे के पास झाड़ियों के पीछे छिपा दिया था। पुलिस मौके पर पहुंची और उसी जगह से चाकू बरामद कर लिया। सलीम से पूछताछ पूरी होते ही पुलिस ने अगला कदम उठाया। बड़े ही नाटकीय अंदाज में आरफा बेगम और उसके प्रेमी हासम अली को भी गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों को थाने लाया गया और हवालात में सलीम को देखा तो वो समझ गए कि अब खेल खत्म हो चुका है। अब ना तो झूठ बोलने से कोई फायदा था और न ही नई कहानी गढ़ने का। कुछ ही देर में आरफा बेगम और हासम अली दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद एसएचओ अवनीश कुमार सिंह ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे मामले के खुलासे की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दे दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी प्रेमचंद्र ने पुलिस सभागार में एक प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस के सामने मोहम्मद नदीम हत्याकांड का पूरा सच रख दिया। इसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया और तीनों आरोपियों आरफा बेगम, हासम अली और सलीम को विधि सम्मत तरीके से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस पुलिस जांच में एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे सुनकर हर किसी का दिल कांप उठा। एक माँ जिसने अपने लालच और अवैध प्रेम के लिए अपने ही जवान बेटे को मौत की नींद सुला दिया। कानपुर महानगर के अनवरगंज थाना क्षेत्र में एक पुराना मोहल्ला है इफ्तिखाराबाद। मुस्लिम बाहुल इस इलाके में ज्यादातर लोग किसी न किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं। कोई कपड़ों का धंधा करता है तो कोई लकड़ी का, किसी का काम चमड़े से जुड़ा है तो कोई मांस मछली का व्यापार करता है। इसी घनी आबादी वाले मोहल्ले में मोहम्मद नईम अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। अलहम्द रेजिडेंसी में उनका अपना निजी मकान था। परिवार में पत्नी आरफा बेगम, एक बेटी आलिया और एक बेटा मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नईम रेडीमेड कपड़ों के कारोबारी थे। अनवरगंज इलाके में उनकी अपनी दुकान थी। बड़ी बेटी आलिया का वो निकाह कर चुके थे। नदीम उनका इकलौता बेटा था, इसलिए घरों में सबकी आंखों का तारा था। नदीम बचपन से ही तेज दिमाग का लड़का था, लेकिन स्वभाव से कुछ ज्यादा ही जिद्दी और हठी। उसकी इसी जिद्दी फितरत के कारण अक्सर उसकी अम्मी आरफा बेगम परेशान रहती थी। कई बार वो अपने शौहर मोहम्मद नईम को उलाहना भी देती कि आपने ही नदीम को सिर पर चढ़ा रखा है। नदीम का मन पढ़ाई में कम और गिल्ली डंडा खेलने में ज्यादा लगता था। इस बात को लेकर नईम अक्सर फिक्रमंद रहते थे। जैसे तैसे नदीम ने 10वीं तक की पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद पढ़ाई से उसका मन पूरी तरह उचट गया। नईम को डर था कि कहीं नदीम गलत संगत में न पड़ जाए। इसी चिंता के चलते उन्होंने बेटे को अपने कपड़े के कारोबार में लगा लिया। अब नदीम रोज अब्बू के साथ दुकान जाने लगा और धीरे धीरे दुकानदार बनने की गुर सीखने लगा। वक्त के साथ मोहम्मद नदीम जवान हो चुका था और दुकान की जिम्मेदारियां भी संभालने लगा था। इसी बीच मोहम्मद नईम ने जुलाई 2020 में नदीम की शादी जीनत फातिमा नाम की लड़की से कर दी।
जीनत फातिमा के अब्बू मोहम्मद कासिम कानपुर के बाकरगंज बाबूपुरवा इलाके में रहते थे। बाकरगंज बाजार में उनकी भी कपड़ों की दुकान थी। अच्छा घर परिवार मिला, प्यार करने वाला शौहर मिला। जीनत फातिमा अपने नए जीवन से बेहद खुश थी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दिन हंसी खुशी से गुजर रहे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि मोहम्मद नईम अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बीमारी इतनी बढ़ गई कि उन्हें खाट पकड़नी पड़ी। नदीम ने अपने अब्बू का कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। आखिरकार मोहम्मद नईम इस दुनिया से रुखसत हो गए। शौहर की मौत पर आरफा बेगम ने खूब आंसू बहाए। बेटा नदीम किसी तरह अपनी अम्मी को संभालता रहा। ताहिर ने भी अपनी बहन को ढांढस बंधाया। काफी वक्त बाद जाकर आरफा बेगम कुछ हद तक सामान्य हो पाई। अब्बू के जाने का नदीम को भी गहरा सदमा लगा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि रोने का वक्त ज्यादा दिन नहीं मिला। अब घर और दुकान दोनों की जिम्मेदारी नदीम के कंधों पर आ गई थी। उसकी बीवी जीनत भी हर मोड़ पर उसका साथ देती थी। कहते हैं वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। धीरे धीरे आरफा बेगम भी शौहर की मौत के गम से उबरने लगी। बेटा बहू अपनी दुनिया में व्यस्त थे और आरफा बेगम अपनी तन्हाइयों में सिमटी जा रही थी। अकेलापन उन्हें भी भीतर ही भीतर खाने लगा था। उन्हीं दिनों एक रोज हासम अली आरफा बेगम के घर आया। हासम अली उनके मरहूम शौहर नईम का दोस्त और रिश्तेदार था। पहले भी उसका आना जाना इस घर में था। हासम अली राजस्थान के अजमेर शहर के कोडरा पसंद नगर का रहने वाला था और कपड़े का व्यापारी था। पुरानी जान पहचान होने के कारण आरफा बेगम ने उसकी अच्छी खातिरदारी की। हासम अली ने नईम की मौत का दुख जताया और आरफा बेगम को सब्र रखने की सलाह दी। यहीं से उसका आना जाना धीरे धीरे बढ़ने लगा। घर आते जाते बातें होने लगी, हंसी मजाक होने लगा और कब नजदीकियां बढ़ गईं किसी को पता ही नहीं चला। दोनों ही तन्हा जिंदगी जी रहे थे। दोनों को किसी अपने की जरूरत थी। एक रात जब बेटा बहू अपने कमरे में सो गए, हासम अली आरफा बेगम के कमरे तक पहुंच गया। कमरे की खामोशी में दोनों के बीच वो लकीर मिट गई जो रिश्तों को रोकती है। आरफा बेगम भी अपने आप को संभाल नहीं पाई। उस रात के बाद उनका रिश्ता छुपा नहीं रहा, बस छुपकर निभाया जाने लगा। अधेड़ उम्र की बेवा आरफा बेगम की सूनी जिंदगी में जैसे फिर से रंग भर गए थे। वो हासम अली पर दिलो जान से फिदा हो चुकी थी और हासम अली भी उसके मुंह से खुद को अलग नहीं कर पाया। अब हालात ये थे कि हासम अली अक्सर होटल में रुकता और वहीं से आरफा बेगम को बुला लेता था। ये रिश्ता दिन ब दिन गहराता जा रहा था और आने वाले वक्त में यही रिश्ता एक भयानक जुर्म की बुनियाद बनने वाला था। उधर नदीम की बीवी जीनत फातिमा सब कुछ महसूस कर रही थी। जब से हासम अली का इस घर में आना जाना बढ़ा था, तब से सासू माँ आरफा बेगम की चाल ढाल ही बदल गई थी। जो औरत पहले सादा सी रहती थी, अब सज संवर कर रहने लगी थी। चेहरे पर अजीब सी रौनक रहती, जैसे जिंदगी में फिर से बाहर आ गई हो। एक रात जीनत फातिमा बाथरूम जाने के लिए उठी तो रास्ते में उसे सासू माँ के कमरे से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जिन्हें कोई भी गलत समझ सकता था। वह कमरे के अंदर तो नहीं गई, लेकिन इतना समझ गई थी कि सासू माँ हासम अली के साथ मौज मस्ती में डूबी हुई हैं। अब जीनत को साफ दिखाई देने लगा था। सासू माँ का सजना संवरना, बदली हुई चाल ढाल, सबका मतलब वह समझ चुकी थी। अगली सुबह नाश्ते के समय जीनत फातिमा ने हिम्मत जुटाकर यह बात अपने शौहर नदीम से कह दी, लेकिन नदीम यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने सख्त लहजे में कहा, जीनत जरा अपनी जुबान संभालो, तुम हमारी माँ की उम्र का लिहाज करो। माँ पर ऐसा इल्जाम लगाओगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नदीम ने बीवी की बातों पर एक रत्ती भी भरोसा नहीं किया, उल्टा जीनत को ही डांट फटकार लगा दी। इस बेइज्जती से जीनत का दिल टूट गया। वो रूठकर अपने मायके चली गई। कुछ दिन बाद नदीम ने मिन्नतें की, मनाया और उसे वापस घर ले आया। लेकिन उस दिन के बाद जीनत फातिमा ने चुप्पी साध ली। वो सब कुछ देखती रही और अंदर ही अंदर घुटती रही। उधर आरफा बेगम हासम अली की मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने तय कर लिया था कि दुकान और मकान बेचकर हासम अली के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। उसने यह बात हासम अली से की तो हासम अली भी उसे अपने साथ अजमेर ले जाने को तैयार हो गया। वो तो चाहता ही था कि आरफा बेगम हमेशा उसके साथ रहें। एक दिन आरफा बेगम ने यह बात अपने बेटे नदीम को बताई कि वह दुकान और मकान बेचकर दूसरे शहर जाना चाहती है। यह सुनते ही नदीम भड़क उठा। उसने साफ साफ कह दिया, अम्मी मैं अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर कहीं और बसने नहीं जाऊंगा। किसी के बहकावे में मत आइए, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। इसके बाद माँ बेटे के बीच रोज झगड़े होने लगे। कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता कि नदीम घर छोड़कर दुकान पर सोने चला जाता। जब आरफा बेगम को पूरा यकीन हो गया
कि नदीम ना तो संपत्ति बेचने देगा और ना ही उसके प्यार के रास्ते से हटेगा। तो उसके दिल में एक खौफनाक फैसला जन्म ले लिया। उसने अपने आशिक हासम अली के साथ मिलकर अपने ही इकलौते बेटे को रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। आरफा बेगम ने यह बात हासम अली से कही। हासम अली ने एक पल भी सोचने में नहीं लगाया। उसने कहा, तुम पैसों का इंतजाम करो, हम किसी सुपारी किलर को पैसा देकर नदीम को रास्ते से हटवा देंगे। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। और यहीं से माँ की कोख से जन्मा बेटा मौत की साजिश का शिकार बनने वाला था। हासम अली की पहले से जान पहचान थी एक कुख्यात सुपारी किलर से। नाम था मोहम्मद सलीम। सलीम अजमेर के नवल नगर मोहल्ला लौंगिया का रहने वाला था। हासम अली ने सलीम से संपर्क किया और मोहम्मद नदीम की हत्या की सुपारी 25 लाख रुपए में तय कर दी। यह बात हासम अली ने आरफा बेगम को भी बता दी और एक माँ जिसने कोख से बेटे को जन्म दिया था, उसी बेटे की मौत के लिए आरफा बेगम ने पूरे 25 लाख रुपए हासम अली को सौंप दिए। हासम अली ने उस रकम से 15 लाख रुपए सलीम को पहले ही दे दिए। बाकी 10 लाख रुपए काम हो जाने के बाद देने की बात तय हुई। पैसे हाथ में आते ही सलीम 3 जून 2024 को कानपुर शहर आ गया। वो परेड इलाके के एक साधारण से होटल में ठहरा। सलीम के कानपुर पहुंचने की खबर और उसका मोबाइल नंबर हासम अली ने आरफा बेगम तक पहुंचा दिया। 4 जून 2024 की दोपहर आरफा बेगम ने अपने बेटे नदीम से कहा, एक रिश्तेदार बाहर से आए हैं, परेड में ठहरे हैं, जरा उन्हें शहर घुमा दो। नदीम ने पहले थोड़ा ना नुकुर किया, लेकिन फिर मान गया। उसकी बीवी जीनत फातिमा एक हफ्ते से मायके में थी, इसलिए वह बेफिक्र था। नदीम तैयार हुआ और अपनी बाइक से परेड के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले उसने माँ से उस रिश्तेदार का फोन नंबर ले लिया, लेकिन वह रिश्तेदार नहीं था। वो उसकी मौत बनकर आया हुआ सलीम था। परेड चौराहे पर पहुंचकर नदीम ने फोन किया तो सलीम चौराहे पर ही मिल गया। दोनों की बातचीत हुई और फिर सलीम ने कहा, मुझे देवा शरीफ ले चलो, बहुत दिनों से मन्नत है, पेट्रोल की चिंता मत करना। नदीम मान गया और फिर लखनऊ होते हुए शाम तक दोनों देवा शरीफ पहुंच गए। वहां दरगाह के आसपास घूमे फिरे, फिर रात में कानपुर के लिए रवाना हो गए। लखनऊ पहुंचते पहुंचते रात के करीब 10 बज चुके थे। दोनों ने वहां खाना खाया और फिर कानपुर की ओर निकल पड़े। रास्ते में सलीम नदीम से खूब घुल मिल गया। रात के करीब 11 बजे दोनों पहुंचे दरबारी खेड़ा गांव, जो उन्नाव जिले के अजगैन थाना क्षेत्र में आता है। हाईवे किनारे एक वीरान सा मंदिर था और उसी के पास एक पुराना कुआं। वहीं सलीम ने पेशाब का बहाना बनाकर बाइक रुकवा दी। सलीम थोड़ा आगे बढ़ गया और नदीम बाइक पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। बस यही था मौत का मौका। सलीम ने पीछे से चाकू निकाला और नदीम के सिर पर 2 जोरदार वार किए। नदीम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद सलीम ने उसके गले और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर उसे वहीं ढेर कर दिया। मौत पक्की होते ही सलीम ने शव को उसी कुएं में फेंक दिया, बाइक वहीं छोड़ दी और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। भागते समय उसने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू मांस फैक्ट्री तिराहे के पास फेंक दिया। अगली सुबह दरबारी खेड़ा गांव के कुछ लोग खेतों की ओर जा रहे थे, तभी उनकी नजर कुएं में उतराती एक लाश पर पड़ी। देखते ही देखते इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना तुरंत अजगैन थाना पुलिस को दे दी गई। आखिरकार 21 जुलाई 2024 को पुलिस ने आरफा बेगम, मोहम्मद सलीम और हासम अली तीनों आरोपियों को उन्नाव कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जिला जेल भेज दिया गया। और इस तरह एक माँ की खौफनाक साजिश ने उसके अपने ही बेटे की जिंदगी छीन ली। तो दोस्तों, यही है आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।